हाय एवरीवन, दिस साइड विद्या। आज आपको सीखना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट कब कब करेक्ट होती है, राइट? मार्केट कब करेक्ट होती है? मार्केट थर्ड वीक में सबसे ज्यादा करेक्ट होती है और फर्स्ट और सेकेंड वीक में सबसे अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं सब लोगों के। सेकेंड, हम लोगों ने कैश रिजर्व देखा था कि किस मार्केट के लिए कौन सा कैश रिजर्व होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द स्टॉक्स देखे कि एग्रेसिव स्टॉक में कितना बाइंग होना चाहिए, डिफेंसिव स्टॉक और नॉर्मल स्टॉक्स में कितनी बाइंग होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पोर्टफोलियो किस टाइप के होने चाहिए। पोर्टफोलियो में दो टाइप्स होते हैं, दैट इज एग्रेसिव पोर्टफोलियो और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? हम लोग जाएंगे एग्रेसिव पोर्टफोलियो, सॉरी, हम लोग जाएंगे डिफेंसिव, दैट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ, ताकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अच्छे से मिलता है। अब ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, याद रखिए यहाँ पे आपको 5% और 15% का रूल फॉलो करना है। 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे अपनी कैपिटल का, और 15% से ज्यादा एक सेक्टर में नहीं लगाएंगे। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, राइट? मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होता है। ओके, जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होता है। इसलिए हमेशा हाइयर मार्केट कैप वाली कंपनीज को फर्स्ट प्रेफर करना चाहिए। अगर आप स्पेशली पोर्टफोलियो के लिए उसे लेते हो या फिर स्विंग के लिए भी लेते हो, तो हमेशा हाई मार्केट कैप वाली कंपनीज सेफ होती है। तो हमेशा इनमें हमें फर्स्ट प्रेफर करना चाहिए। जब भी आप कभी भी, मैं एक इन जनरल आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप एसआईपीस भी करते हो ना, फैमिलीज के लिए एसआईपीस करते हो सब लोग, राइट? तो वो भी हाई हाई मार्केट कैप में एसआईपी ज्यादा होनी चाहिए आपकी। याद रखिए, हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनीज में एसआईपी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए आपको मिड कैप कंपनीज को, और सबसे कम प्रेफरेंस देना चाहिए स्मॉल कैप। अब ये आप बोलोगे कि स्मॉल कैप को सबसे प्रेफरेंस कम क्यों देना चाहिए? स्मॉल कैप की एसआईपी थोड़ी रिस्की होती है। तो ये चीज याद रखिए कि हम लोग जब भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड वाली इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे हाई कैप वाली कंपनीज को। मार्केट कैप जिनका सबसे ज्यादा हाई हो, वहां पे सेफ्टी ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा, अगर मुझे आप इसका रेशियो पूछते हो, तो मैं इसके रेशो में 50% मैं अपना जो भी कैपिटल है वो लार्ज कैप में डालूंगी। उसका 30% मैं 30 या 40% मैं डालूंगी मिड कैप कंपनीज में, और सिर्फ 10% अपनी कैपिटल का डालूंगी स्मॉल कैप में। बिकॉज स्मॉल कैप इज द रिस्की इंडेक्सेस। वो कभी ऊपर अच्छे से जाता है, लेकिन कभी कभी काफी अच्छे से नीचे भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा बाइंग आती है लार्ज कैप कंपनीज में। आप कभी भी ऑब्जर्व करो, मार्केट जब करेक्ट होता है ना, रजिया मैम, पोर्टफोलियो हेजिंग हो चुका है, आप इस क्लास में आई हो। ऑलरेडी पोर्टफोलियो हेजिंग हो चुका है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख रहे हैं। फर्स्ट कल पार्ट सीखा था, आज सेकंड पार्ट सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एसआईपीज बनानी है हमें, ओके, ये जो एसआईपीज या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले लार्ज कैप को चूज करना है। उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ होता है। सेल्स ग्रोथ मतलब कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ। देखिए, कोई भी कंपनी हो, वो प्रोडक्ट बनाती हो या सर्विस देती हो, राइट? अगर उनका सेल्स अच्छे से होगा, कोई भी सर्विसेज वाली कंपनी लाइक टीसीएस है, का इन्फी है, ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये सर्विसेज देते हैं आपको। टीसीएस का कोई प्रोडक्ट है? नहीं, उनकी सर्विसेज है। तो ऐसी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल एचयूएल, एचयूएल क्या करता है? एचयूएल प्रोडक्ट्स बनाता है। आप देखिए, हमारे घर में सबसे ज्यादा एचयूएल के प्रोडक्ट होते हैं ना। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। घर में देखिए, आपके सोप, आपके टूथपेस्ट एचयूएल कंपनी के होंगे। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देती है। हमें क्या देखना है? ये सर्विस दे या प्रोडक्ट बनाए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो कंपनीज है जिसे हम लोग ले रहे हैं, इनका सेल्स ग्रोथ, भले ही वो प्रोडक्ट का हो या फिर सर्विस का हो, ये ईयर ऑन ईयर 10% का इंक्रीज होना चाहिए इनके सेल्स ग्रोथ में। 10% का इंक्रीज होना चाहिए सेल्स ग्रोथ में इन कंपनीज की। अब ये 10% ईयर ऑन ईयर जब भी होगा, तभी तो इनका रिवेन्यू बढ़ेगा, राइट? सेल्स ग्रोथ होगा तभी तो रिवेन्यू बढ़ेगा इन कंपनीज का। तो अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ में आ जाती है। ओके, तो हमेशा जब भी आपको स्टॉक्स देखने, तो सेल्स ग्रोथ देखना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है अर्निंग पर शेयर आपकी कंपनीज के।
अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी खुद के स्टॉक्स पे कितना कमा रही है, ये अर्निंग पर शेयर से पता चल जाता है। ये भी हमेशा ग्रोथ में होना चाहिए, ये भी आपका ग्रोथ में होना चाहिए। जिन कंपनी का बिलो 10 है उससे तो देखो ही मत। बिलो जिन कंपनीज का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए से कम है, उन कंपनीज को तो हमें देखना भी नहीं है। क्यों? उनका ग्रोथ कम रहता है। अगर कंपनी का ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो उन कंपनीज को लेके क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारी कैपिटल स्टक हो जाएगी, राइट प्रवीण सर? ऐसी कंपनी जिनका ग्रोथ ही नहीं है, ऐसी कंपनीज को लेना ही नहीं है। क्यों? हमारी कैपिटल स्टक हो जाएगी, हम लोग उस उतने मनी यूज नहीं कर पाएंगे, हमारा स्टॉक तो नहीं बढ़ेगा। क्यों? उन कंपनीज में ग्रोथ ही नहीं होती है। तो हमेशा अर्निंग पर शेयर बिलो 10 तो कभी नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड केस में हम लोग 20 से ऊपर देखते हैं। ये स्टैंडर्ड केसेस में हम लोग अबाउट 20 ही देखते हैं जब भी हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है? ये आपको कंपनी के ओवरऑल बैलेंस शीट का आइडिया देता है। कंपनी का ये आइडिया देता है कि कंपनी का अगर फुल्ली प्रॉफिट अगर 100% है तो उनकी इक्विटी मार्जिन से कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चल जाता है। जितना इक्विटी से प्रॉफिट होगा उतना बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट करेगा। याद रखिए, कंपनी की बैलेंस शीट में भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना इनको रिटर्न ऑन इक्विटी से प्रॉफिट हो रहा है। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी कभी भी 10 से बिलो तो कभी नहीं होना चाहिए और निगेटिव तो किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। अब ये निगेटिव होने का मतलब क्या है पता है? कंपनी अनप्रॉफिटेबल है। अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है तो समझ लीजिए वो कंपनी अनप्रॉफिटेबल है। तो ऐसी कंपनीज को कभी भी प्रेफर नहीं करा जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे अर्निंग सीजन है, राइट? काफी कंपनीज के अर्निंग आ रहे हैं, तो एक दिन अर्निंग अच्छा आता है तो क्या होता है? स्टॉक ऊपर चला जाता है। वही अर्निंग निगेटिव आ गया तो क्या होता है? स्टॉक करेक्ट भी होता है। और जिन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है वो कभी भी बढ़ती नहीं है। याद रखिए, वो सपोर्ट पे सपोर्ट नीचे आता जाता है और वो कंपनीज में हमारे लॉसेस होते हैं। तो हमें जब भी स्विंग या इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक लेना है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 20 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। गूगल पे जाइए और कैंसलिंग मॉडल सर्च कीजिए, जो इन्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया मॉडल है, जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, दैट इज द कैंसलिंग मॉडल। लिख लीजिए स्पेलिंग CANSLIM, कैंसलिंग मॉडल। ये सबसे बहुत बढ़िया मॉडल है जो इन्वेस्टिंग के लिए सब लोग प्रेफर करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी। उसमें भी यही बताया गया है कि आपका ईपीएस, आपका आरओई हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, तभी हम लोग उन कंपनीज को प्रेफर करेंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट होता है आपका आरओसीई। ये बैंकिंग में नहीं देखा जाता है। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, हमारा भी आरओसीई होता है, पता है? हम लोगों का भी आरओसीई होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल उमेश कामत सर है, ओके, इन्होंने 1 लाख रुपीस मार्केट में लगाया है। उस 1 लाख रुपीस पे सर को कितना प्रॉफिट आ रहा है? उनकी कैपिटल क्या है? आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर की कैपिटल क्या है? 1 लाख रुपीस पर मंथ, राइट? इन्हें उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर इन्हें 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख पे, या 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनका आरओसी क्या हुआ? 20% हुआ। इनका आरओसी 20% हुआ, मतलब ये अपनी 1 लाख पे 20,000 कमा रहे हैं। दैट इज ये अपनी कैपिटल पे 20,000 का गेन कर रहे हैं मंथली। वैसे ही सारी कंपनीज का आरओसी होता है। कंपनी की जो भी कैपिटल लगी है, कंपनी की मैनेजमेंट ये आपको बताती है कि कंपनी का आरओसी क्या है, कंपनी की सारी मैनेजमेंट का कितना प्रॉफिट लगा है कंपनी में। तो ये क्या होता है, इस पे कितना उन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये आपको पता चलेगा आरओसी से। मतलब जो भी कैपिटल लगाया है, कोई कंपनी का 10 करोड़ होगा, कोई कंपनी का 20 करोड़ होगा, उस पे उन्हें जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ये आरओसी में कैलकुलेट करे जाते हैं। हम लोग भी अपना जब भी मंथली देखते हैं ना पोर्टफोलियो, तब हम लोग भी कैपिटल पे आरओसी देखते हैं। लेकिन ये जो आरओसी है ये बैंकिंग में नहीं देखा जाता है। लिख लीजिए, ये बैंकिंग और फाइनेंस में नहीं देखा जाता है। अब ये बैंकिंग और फाइनेंस में क्यों नहीं देखा जाता? बैंकिंग और फाइनेंस डेप्ट में काम करते हैं, राइट? डेप्ट देना और डेप्ट लेना यही पे काम होता है बैंकिंग का। तो इनका आरओसी कम होता है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है, इसलिए इसे बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में कंसिडर नहीं करना चाहिए।
और बाकी इंडस्ट्री में ये भी हमेशा 20 से ऊपर होना चाहिए आपका आरओसी। बाकी केसेस में 20 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन बैंकिंग को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज का और फाइनेंस इंडस्ट्री का आरओसी कम होता है। ओके, यस अनुपम सर नमस्ते। चलिए सर आ गए, आते ही नमस्ते करते हैं। चलिए सर, अब देखिए ये जो बैंकिंग और ये डेप्ट में काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंसिडर नहीं करा जाता है जब भी आप आरओसी की बात करते हैं। उसके बाद हमें देखना चाहिए डेप्ट, कि जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी ज्यादा डेप्ट पर तो नहीं है। डेप्ट मतलब लोन होता है, डेप्ट मतलब कंपनी के ऊपर कितना लोन है, ये आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से पता चल जाता है। अब देखिए जब भी स्विंग के लिए लेते हो, 10-15 दिन का स्विंग है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 10 to 15-20 डेज का स्विंग ले रहे हो। लेकिन अगर आप 3-6 मंथ के ऐसे पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो ना, तब आपको ये देखना चाहिए, तब आपको ये आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड केसेस में आपका 0.2 से लेके 1% तक होना चाहिए, 0.2 से लेके 1% के बीच में ही होना चाहिए। अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसी कंपनी मिलती है जो डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री होने का मतलब होता है कि कंपनी पे कोई लोन नहीं है, मतलब जितना कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है वो उन्हीं का प्रॉफिट है, मतलब कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है। अगर कंपनी को 10 लाख का रिवेन्यू आ रहा है लेकिन उनका 4-5 लाख तो डेप्ट में ही चला जा रहा है, उनके ऊपर डेप्ट ज्यादा है, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, ना के बराबर हुआ, राइट, ना के बराबर हुआ, क्योंकि बाकी कॉस्टिंग मिला के उतना ही चला जाता है। तो हमें ऐसी कंपनीज को फर्स्ट प्रेफर करना चाहिए जो डेप्ट फ्री है या जिनका डेप्ट 0.2 से लेके 1% के बीच में हो, 0.2 से लेके 1% के बीच में हो। सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है इसका 0.2%। जिन कंपनी का 0.2 या ये कंपनी डेप्ट फ्री है, ऐसी कंपनीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए जब भी आप स्टॉक सर्च करते हो। अब 2 ही पॉइंट लेंगे और उसके बाद मैं स्टॉक एनालिसिस दिखाऊंगी। एक होता है आपका एएसएम लिस्ट, लिख लीजिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक होता है एएसएम लिस्ट, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है एडिशनल सर्विलियंस मेजर, इसका फुल फॉर्म है एडिशनल सर्विलियंस मेजर, एडिशनल सर्विलियंस मेजर। ओके, ये आपको क्या बताता है, अगर किसी भी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा एक्सचेंज क्या करता है, उन कंपनीज को, एनएसए इंडिया क्या करता है, उन कंपनीज को एएसएम लिस्ट में डालता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनीज का प्राइस और वॉल्यूम मैच नहीं हो रहा है, कोई कंपनीज में इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई कंपनीज के प्रोमोटर्स अपने स्टॉक्स प्लेज कर चुके हैं। प्लेज करने का मतलब जो प्रोमोटर्स है वो अपने जो भी स्टेक है वो गिरवी रखते हैं, गिरवी रखते हैं मतलब वो मार्केट में किसी को दे देते हैं और उससे पैसा उठाते हैं, दैट इज द, उस पे लोन ले लेते हैं अपने स्टॉक्स पे। तो ऐसी कंपनीज को कभी मत प्रेफर करना जो प्लेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अदानी की 90% कंपनीज प्लेज है, पता है आपको, अदानी कंपनीज की सारी कंपनीज प्लेज्ड है, मतलब इनके प्रोमोटर्स ने अपने जो स्टॉक्स है उन्हें गिरवी रखा है और उससे उन्होंने फंडिंग उठाई है, मार्केट से उन्होंने फंडिंग उठाई है। तो ऐसे स्टॉक्स रिस्की होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के लिए हमें नहीं जाना है। ओके उमेश कामत सर, अदानी इसका नाम आते ही स्माइल। चलिए अब देखिए ये कैसे देखना है, ये आगे बताने वाली हूँ कि एएसएम लिस्ट कैसे देखा जाता है। ये आपको एनएसए इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाता है एएसएम लिस्ट। इसके अलग अलग स्टेज होते हैं लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है, हम लोग इनके स्टेजेस में डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो स्टॉक अगर स्विंग के लिए चलेगा मुझे एएसएम लिस्ट वाला स्टॉक, लेकिन कितने स्विंग के लिए, 5 to 6 डेज की स्विंग के लिए, मैं इससे ज्यादा इन्हें प्रेफर नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ अगर रिवर्सल पे मिलता है ये स्टॉक तो मैं 5 to 6 डेज के लिए इसे होल्ड करूंगी, उससे ज्यादा नहीं होल्ड करूंगी। क्यों, ये रिस्की स्टॉक है, कहीं कभी कभी हमारी पूरी कैपिटल खा जाते हैं। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोगों ने अदानी एंटरप्राइजेस 3-3 हजार पे लेके रखा है, पता है 3-3,000 पे लेके रखा है। कुछ लोगों ने अदानी पावर वाला स्टॉक 330-350 के लेवल पे लेके रखा है, आज कितने पे है वो स्टॉक्स, आधे से ज्यादा कम में है, राइट। तो अगर ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो एएसएम लिस्ट में है, एएसएम लिस्ट में तभी डाला जाता है स्टॉक अगर वो ऑपरेटर हैंडलिंग है, उसका प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप मैच नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है उस केसेस में, तो ही आपका या फिर प्लेज स्टॉक ही होता है जो एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। सेकेंड होते हैं जीएसएम लिस्ट वाले स्टॉक, दैट इज ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर। जीएसएम लिस्ट का मीनिंग होता है ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर।
अब एएसएम वाले स्टॉक एटलीस्ट हम लोग इसके लिए लेते थे, स्विंग के लिए लेते थे 5 to 6 डेज, राइट। जेएसएम लिस्ट वाला स्टॉक लेना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। ओके, अगर जेएसएम लिस्ट वाला स्टॉक है तो। अब ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग, बोलोगे कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो, देखना भी नहीं है। प्रवीण सर, असित सर, अगर ये स्टॉक होते हैं ना, ये इलिक्विड स्टॉक होते हैं, इनमें कोई ये नहीं होता है, कोई मोमेंटम नहीं होता है। अगर गलती से ये स्टॉक आपने ले लिया, ओके, और उसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं है, तो एनएससी इंडिया की आपको ऑक्शन में जाके ये स्टॉक सेल करना पड़ता है, जो जेएसएम लिस्ट का स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक को कभी नहीं लेना है, दैट इज जेएसएम लिस्ट के स्टॉक को। ये फुल्ली लिक्विड स्टॉक होते हैं, काफी सारे लोग लेके बैठते हैं, उसके बाद ये स्टॉक बिकते ही नहीं है, सालों साल वैसे ही पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं। क्यों? इसमें लिक्विडिटी ही नहीं होती है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको नहीं लेना है जो जेएसएम लिस्ट के स्टॉक है। अब जेएसएम लिस्ट के स्टॉक भी आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे पता चल जाते हैं, पूरा एक लिस्ट मैं निकाल के दे दूंगी आपको, या फिर यहाँ पे दिखा दूंगी कि ये स्टॉक सर्च कैसे करने हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टॉक आता है तो आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को हर मंथ में एक या दो दिन में ना एनएससी इंडिया का ऑक्शन होता है, तो वहां पे आपको अप्लाई करके वो स्टॉक बेचना पड़ता है। अगर आपकी गलती से भी वो पोर्टफोलियो में स्टॉक आ गया, दैट इज जेएसएम लिस्ट का स्टॉक। ओके, इतना क्लियर है एएसएम लिस्ट और जेएसएम लिस्ट, इसके एग्जांपल्स आगे देखेंगे। अब उसके बाद प्रोमोट आपका होल्डिंग्स होता है। होल्डिंग्स मतलब किस कंपनी में कितने परसेंट के स्टेक्स कौन ये कर रहा है। प्रशांत सर, अभी के लिए डाउट यहाँ पे लिख दीजिए, चार्ट ऑन है, ठीक है, अभी हैंड रेज मत करिए। अब होल्डिंग्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, ये जो होल्डिंग्स है, तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि हमारी कंपनीज में कौन कितने परसेंट तक इन्वेस्ट है, दैट इज होल्डिंग कितनी है किस कंपनी की। यहाँ पे 5 टाइप्स के होल्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होल्डिंग होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है प्रमोटर। ओके, भूपेंद्र सर, मैंने पहले ही बोला था, कल ही बोला था, 8 बजे स्टार्ट होगी आज। ओके, डोंट वरी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। प्रशांत सर, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है, चलिए, डोंट वरी। देखिए, जब भी हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं, फर्स्ट होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कौन होते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट, जो कंपनी में इनिशियली अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, दैट इज द प्रमोटर होते हैं। ये सबसे अच्छे स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के, मतलब लॉन्ग टर्म तक रहने वाले सबसे अच्छे लोग होते हैं प्रमोटर्स। सेकेंड होते हैं एफआईएस। सेकेंड होते हैं एफआईएस, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कंपनी के एफआईएस। ओके, अब ये जो होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बड़े होशियार लोग हैं। ये डॉलर में कमाते हैं, रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं। पता है, एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के लोग हैं, समझ लीजिए यूएस कनाडा के लोग हैं, या फिर आपके कोई और पीपल्स है, जो वर्ल्ड वाइड अपनी करेंसी में कमाते हैं और रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं। $1 की कीमत तो सबको पता है, राइट? तो ये कितने होशियार लोग हैं, देखो। ये क्या करते हैं, उधर डॉलर्स में कमाते हैं, और हमारे यहाँ पे उनकी वो लोग या फिर उनकी इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है अलग अलग स्टॉक्स में। जिस कंपनी की एफआईएस होल्डिंग बढ़ रही है, वो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट पीपल होते हैं जो एफआईएस होते हैं। इन्हें पता है कहाँ पे कब इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। जिस कंपनी की एफआईएस होल्डिंग बढ़ रही है, ऐसी कंपनीज को कभी मत छोड़ना। वो कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में आनी ही चाहिए जिनकी एफआईएस होल्डिंग बढ़ रही है। ओके, उसके बाद होते हैं डीआईएस, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। थर्ड थर्ड होल्डर्स होते हैं आपके डीआईएस, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं? अलग अलग बैंकिंग इंडस्ट्री में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, एलआईसी है। ये क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज में अपनी स्टेक्स लेके रखते हैं, राइट? अब देखिए, डेविस लैब वाले स्टॉक में आपका एलआईसी इन्वेस्टेड है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है कि आपके एलआईसी या फिर और कोई इंस्टीट्यूट से वो स्टेक्स लेके रख रहे हैं। इन्हें कहा जाता है डीआईएस। इन्हें कहा जाता है डीआईएस, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी आपने बीच बीच में बहुत सारी न्यूज सुनी होगी, एफआईएस स्टेक्स बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, राइट? ऐसे न्यूज सुनी होगी, राइट? ये कब होता है? अगर मार्केट सबसे ज्यादा करेक्ट होता है ना, जब एफआईएस बेचते हैं। याद रखिए, जब एफआईएस की सेंटिमेंट्स निगेटिव होते हैं ना, तब मार्केट सबसे ज्यादा करेक्ट होता है। ओके, सेकंड, डीआईएस भी
वो खरीदते हैं, अगर एफआईएस बेचते हैं तो कभी कभी डीआईएस खरीदते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं खरीदते हैं। अगर ये दोनों ने बेच दिए अपने स्टेक्स काफी सारी कंपनीज में, तो हमेशा मार्केट करेक्ट ज्यादा होता है, ये याद रखिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स, ये मैंने कल भी बताया था आपको। म्यूचुअल फंड मतलब ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिए, ये इमोशन लेसली करते हैं, इन्हें कोई इमोशन नहीं होता है। ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड ज्यादा इन्वेस्टेड है, ओके, याद रखिए, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड वाला आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक है, तो आपको क्या करना है, उस स्टॉक को एटलीस्ट 1 वीक में 1 टाइम तो देखना है अंदर जाके कि म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं। अगर गलती से भी म्यूचुअल फंड वालों ने वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया और वो स्टॉक आपके भी पोर्टफोलियो में है, निकालने के बाद वो स्टॉक सडनली करेक्ट होना स्टार्ट होगा, याद रखिए। तो एटलीस्ट 1 वीक में आपको वो स्टॉक ऑब्जर्व करते रहना है जिसमें आपकी म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग ज्यादा है, ओके। ये होल्डिंग कैसे देखनी है आगे पढ़ने वाले हो, डोंट वरी फॉर दैट। और लास्ट होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे जैसे लोग, ठीक है, छोटी छोटी 1000 स्टॉक्स की बाय करने वाले हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, इनका मार्केट में कोई यूज नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। 1000-2000 स्टॉक लेने वाले क्या करेंगे बताइए मुझे? यस उमेश कामत सर, भूपेंद्र सर, कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लैक्स करोड़ में यहाँ पे ये सौदे होते हैं आपके मार्केट शेयर्स के, पता है। तो हम लोगों के जैसे 1000-2000 स्टॉक कर लेने देने वाले में कोई यूज नहीं होता है मार्केट में, दैट इज द वी आर द रिटेल इन्वेस्टर्स, ओके। रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है हम सब लोगों को। अब इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा, ओके। सर यहाँ पे लिख दीजिए, आप जो दिखा रहे हैं ना, मैं चार्ट ऑन कर रही हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन करता है मार्केट में? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके प्रोमोटर्स और एफआईएस। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है किसी भी स्टॉक पे प्रोमोटर्स का और एफआईएस का। प्रोमोटर्स फॉर एग्जांपल हर एक, हाँ ओके, उमेश सर बोल रहे हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ लॉस कर सकते हैं, राइट है सर, ओके, क्योंकि बड़े शार्क्स हमें खा जाते हैं, छोटी मछलियों को बड़े बड़े शार्क्स खा जाते हैं मार्केट में, ये करेक्ट है। चलिए अब देखिए, प्रोमोटर का होल्डिंग हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग दिया जाता है, हर एक कंपनी का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोमोटर का होल्डिंग प्रोमोटर्स को मिलता है। लेकिन ये कभी भी ना 5 to 7% करेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्वार्टर में, फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वार्टर में, ये क्वार्टरली ही पता चल जाता है, इसका डाटा हर रोज नहीं अपडेट होता है, या फिर आप इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये आपका 5 to 7% सडनली करेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी प्रोमोटर का स्टॉक। ये प्रोमोटर को सबसे ज्यादा पता होता है मार्केट में, पता है आपको, प्रोमोटर को सबसे पता होता है, अच्छे से पता होता है कि उस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स है, कितने दिन तक और कंपनी चल सकती है, ये सबसे पहले प्रोमोटर्स को पता होता है। क्यों? ये बेसिक मैनेजमेंट है कंपनी का। तो अगर किसी भी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो उस स्टॉक में ज्यादा देर तक मत रहना, उसका कैपिटल निकाल के किसी और स्टॉक में लगा देना, लेकिन उन स्टॉक्स को कभी भी आपको ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं करना है, जो आपकी प्रोमोटर होल्डिंग जो प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एफआईएस की होल्डिंग बढ़नी चाहिए। अभी 2-3 महीने का डाटा जो है, जिसमें बहुत सारे एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम करी है इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर सब में एक साथ होती है तो चलेगा, लेकिन एक ही स्टॉक में बहुत सारी होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए, एक ही स्टॉक में बहुत सारी होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए जब भी आप एफआईएस और प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हो। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी भी है, लाइक आईटीसी, आपका एलएनटी, इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग ही नहीं है। क्यों होल्डिंग नहीं है? ये एफआईएस मैनेज करते हैं ये कंपनीज, तभी तो ये कंपनीज ग्रोथ में है, राइट। ये कंपनीज एफआईएस मैनेज करते हैं ज्यादातर। ये क्या करते हैं, एक सीईओ अपॉइंट करते हैं, एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, दैट इज सीईओ अपॉइंट करते हैं, और ये सीईओ वो कंपनी चलाता है। देखिए आप एलएनटी वाले स्टॉक में देखिए, आप आईटीसी वाले में देखिए, वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपका सीईओ चला रहा है, दैट इज कंपनी का हेड चला रहा है, और उसे मैनेज कौन कर रहा है? सारे उसके जो भी इन्वेस्टर्स है उसे मैनेज कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज याद रखिए। अभी इतना पार्ट हो गया।
अब हम लोग स्टॉक एनालिसिस करते हैं। ये जितना पड़ा है, ओके, ये कैसे देखना है, ये एक्चुअल हम लोग लाइन करके देखेंगे। इसमें एक ही पॉइंट बचा है, आप वो लिख लीजिए, कंपनी का ग्रोथ मॉडल। कंपनी का ग्रोथ मॉडल कैसा होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये कंपनी का ग्रोथ मॉडल जो है ना, याद रखिए, जब भी कोई भी सेक्टर ऊपर जाने वाला चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया का कौन सा सेक्टर ग्रोथ में है? सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर ग्रोथ में है इंडिया का। देखिए, डिफेंस के स्टॉक्स हर रोज बढ़ते हैं। ये क्या है? इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ में से होने वाला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर इंडिया का अच्छा है। उसके बाद ऐसे सेक्टर में नहीं जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ऐसे स्टॉक्स में आपको कभी नहीं इन्वेस्ट करना है जो आपकी ग्रोथ ना दिखा सके। तो कंपनी का बेसिक ग्रोथ मॉडल पता होना चाहिए। और एक पॉइंट लिख के रखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या बताता है? ये भी आपको कंपनी का वैल्यूएशन बताता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कंपनी का वैल्यूएशन बताता है। ये हमेशा 10 या 15 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 10 से तो ऊपर होना चाहिए। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं ना, पी रेशो ना कम होना चाहिए, पी रेशो कम होना चाहिए। राघवेंद्र सर ऐसा बोलते हैं, काफी सारे लोगों से आपने भी सुना होगा। जिस कंपनी का पी रेशो कम होता है ना, वो कंपनी ग्रोथ में भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, डी मार्ट की कंपनी, राइट, डी मार्ट जो आप अवेन्यू सुपर मार्ट बोल के स्टॉक लेते हो, उसका पी रेशो क्या है पता है? उसका पी रेशो अराउंड 100 के आसपास है, 120 के आसपास कुछ तो है। मतलब ये ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, ये तो हमेशा बढ़ने वाली कंपनी है। उसके बाद टीसीएस, पी रेशो 30 से ऊपर है। ये क्या ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है? देखिए, अगर आपको हाई ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी चाहिए तो इसका पी रेशो भी हाई ही होगा। अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत रेयरली बढ़ती हो तो इनके पी रेशो कम होते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ वाली और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको तो पी रेशो मिनिमम आपका 10 से तो ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है एवरेज पी आपका 15 से ऊपर होना चाहिए। लिख लीजिए पॉइंट, आपका एवरेज पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 15 से ऊपर होना चाहिए। ये आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ और वैल्यूएशन बताता है। चलिए, अब ये स्टॉक एनालिसिस करना सीखते हैं। हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट जाना है टिकर टैब पे। ओके, हम लोग गूगल से जाएंगे टिकर टैब की वेबसाइट पे। फर्स्ट स्टॉक सर्च करें, राइट। फर्स्ट स्टॉक फिल्ट्रेशन करते हैं, जो आपने अभी तक पॉइंट्स लगाए हैं उसके ऊपर हम लोग स्टॉक फिल्ट्रेशन करते हैं टिकर टैब की वेबसाइट पे जाके। जस्ट ये देखिए, टिकर टैब पे जाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फोल्डर दिख रहा है वहां पे स्टॉक स्क्रीनर है। ओके, स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। अब मैं वो सारे पॉइंट्स लगाऊंगी आपको जो मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा कितना आता है, कितने स्टॉक्स बच जाते हैं। ये देखिए, फर्स्ट 4780 स्टॉक है अभी के लिए यहाँ पे लिस्टेड। 4780 स्टॉक है, मतलब अराउंड नियर अबाउट 5000 के आसपास स्टॉक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? फर्स्ट हम लोग ने देखा था कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट, ये मिनिमम 1000 करोड़ के तो हमेशा ऊपर ही चाहिए। जब भी हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं, या फिर आप सबसे लार्ज मार्केट कैप को फर्स्ट प्रेफर कर सकते हो। ये देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट लगाया है, दैट इज मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और मैंने ये किया। ये देखिए, कितने रह गए? 1081 स्टॉक्स रह गए, 1081 स्टॉक्स रह गए। उसके बाद अभी जो पी रेशो पड़ा है वो कितना होना चाहिए? वो मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम 10 या 15 से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए अगर आपको हाई अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इसका 15 ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 15 से ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, सेकंड पॉइंट लगाया और पी रेशो 710 कंपनीज आ गई। ये आपको कंपनी की ग्रोथ वैल्यूएशन बताता है, आपका पी रेशो। उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ या रिवेन्यू ग्रोथ, यही पढ़ा था। ये देखिए, यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ बोल के आता है, दैट इज कंपनी का सेल्स ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 1 ईयर का देखना चाहिए आपका, कंपनी का एटलीस्ट 1 या 5 ईयर का आपको रिवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है तो मिनिमम आपको
वन वन ईयर का रिवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए। वन ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? मिनिमम 3 या 4 क्वार्टर्स होते हैं वन ईयर में। तो मुझे अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे वन ईयर का रिवेन्यू ग्रोथ देखना है। अगर थोड़ा लंबा भी है आपका तो 5 ईयर्स का भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लगा दिया रिवेन्यू ग्रोथ। ये कितना परसेंट होना चाहिए? ये मिनिमम 10% होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ या रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का हमेशा 10% से ऊपर होना चाहिए। ये देखिए 585 कंपनीज रह गई जब जब हम लोगों ने कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा है हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर, दैट इज कंपनी का ईपीएस, राइट। अर्निंग पर शेयर ये भी हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वन ईयर का देखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है मतलब फैमिली के लिए पोर्टफोलियो बनाने हैं तो आप 5 ईयर का देख सकते हो। ओके, आप 5 ईयर का देख सकते हो। आपका ये देखिए अर्निंग पर शेयर, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कंपनी खुद के स्टॉक्स पे कितना कमा रही है। प्रशांत सर अभी के लिए डाउट यहाँ पे लिख दीजिए, अब बार बार हैंड मत रेज कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए अर्निंग पर शेयर कितना होना चाहिए? ये मिनिमम 20 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये 20 से ऊपर होना चाहिए। कितने रह गए? 372 स्टॉक्स रह गए, राइट। आपकी चार्ट ऑन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमेशा आपका 20 से ऊपर होना चाहिए, राइट। 20 से ऊपर होना चाहिए आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस जितेंद्र सर, राघवेंद्र सर, दिख नहीं रहा है स्क्रीन? दिख तो रहा है। आशीष सर आप एक बार रिज्वाइन कर लेना, मेरा नेट डाउन नहीं है सर, 5G नेट यूज करती हूँ, ठीक है। 5G नेट यूज करती हूँ। चलिए आप एक बार आपकी तरफ से एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी ये कितना होना चाहिए? ये भी हमेशा 20 से ऊपर होना चाहिए। सेम हमें एक तो वन ईयर का देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर आप 5 ईयर का देख सकते हो। ओके, लाइव पे नहीं देख सकते उमेश सर, लाइव पे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर देखना है तो आपको डेली का इनसाइडर ट्रेडिंग करके देखना पड़ेगा, ठीक है, वीकली का। चलिए 137 स्टॉक्स रह गए, राइट। हम लोगों ने इतने तक 137 स्टॉक्स देखे हैं अभी तक, जो गर्जे सर ये होते हैं जो हमारे 5 क्राइटेरियाज लगा के आते हैं। ये देखिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो इसका एक लिस्ट बना के रखिए। लिखिए मैं आपको चेकलिस्ट बनाना दिखाती हूँ कैसे करा जाता है। फर्स्ट चेकलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है। ओके प्रशांत सर, वैसे तो मैं आज काफी स्लो हूँ, इससे स्लो और कैसे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चेकलिस्ट लिखिए, चेकलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अबव 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए? अबव 15 होना चाहिए। थर्ड रिवेन्यू ग्रोथ, जो आपको सेल्स ग्रोथ बताता है कंपनी की, ये कितना होना चाहिए? ये मिनिमम 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें मिनिमम 10% की ग्रोथ होनी चाहिए। प्रशांत सर जिस कंपनी की 10% से ज्यादा ग्रोथ होती है वही कंपनी अच्छी ग्रोथ में होती है। कंपनी का सेल्स होगा तभी कंपनी का प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको कंपनी की बैलेंस शीट की आइडिया देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। अब कल हम लोगों ने और एक पॉइंट पढ़ा था कि हमें देखना है स्टॉक का बीटा क्या है, राइट। हमें देखना है कि स्टॉक का बीटा क्या है। बीटा इन्वेस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए? बीटा 0 से 1 होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो, ताकि हमें डिफेंसिव ज्यादा मुंह ना देने वाले स्टॉक्स ही चाहिए अगर हमें जब भी बीटा देखना होता है। ये देखिए 0 से लेके 1% के बीटा को हम लोग फर्स्ट प्रेफर करेंगे हमारे हमारे काम में। कितने स्टॉक्स रह गए? 40 स्टॉक्स। अगर आप इस पे डेप्ट टू इक्विटी का फिल्टर लगाओगे ना 6 to 7 स्टॉक्स रहेंगे। ओके, अगर डेप्ट टू इक्विटी का फिल्टर लगाओगे, ये देखिए एक और पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज डेप्ट टू इक्विटी। ये देखिए डेप्ट टू इक्विटी कितना होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? एटलीस्ट 0 से लेके 1% के बीच में होना चाहिए। 0 से लेके 1। जिन कंपनी पे ज्यादा डेप्ट होता है, ये देखिए
कंपनी में मार्केट में सिर्फ 4 कंपनीज ऐसी है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 4 से कम है। उसमें फर्स्ट कौन है? डिविस लैब, एसकेएफ, कैपलिन पॉइंट एंड स्वराज इंडस्ट्री, स्वराज इंजिन। इतने ही 4 स्टॉक है जिनमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो हमारे पॉइंट से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं, जिन पे डेब्ट कम है, ऐसी कंपनीज। ये देखिए, उसमें से सिर्फ स्वराज इंजिन ऐसी कंपनी है जो डेब्ट फ्री है, बाकी थोड़े थोड़े डेब्ट है, लेकिन हमारी क्राइटेरिया के अंडर है तो चलेगा हमें। लेकिन ये देखिए, अगर ये फिल्टर हटा देते हैं, ओके, ये फिल्टर अगर मैं हटा देती हूँ तो कितने रह जाती है? 40 में से अगर ये फिल्टर लग गया है डेब्ट टू इक्विटी का, स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ओके, ये सारी पॉइंट्स थे। आप जब स्टॉक सर्च करोगे आपको ये सारे पॉइंट्स लगाने हैं। लॉन्ग आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको स्विंग करना है, ये दोनों केसेस में आप यही लगाओगे। ओके, देखिए मैं आपको यहाँ तक तो हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, कि हमें जब भी चेकलिस्ट में अपने बीटा लिखा, बीटा 0 to 1 होना चाहिए। ओके, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये बहुत रेयर केस में होता है कि कंपनी डेब्ट फ्री हो, कंपनी को हमेशा डेब्ट चाहिए होता है। ओके, ये चेकलिस्ट हमेशा देखते रहो ताकि आप भी रिवाइज कर सको। अब देखिए, मैं आपको सिंगल स्टॉक को फिल्टर आउट करना सिखाऊंगी कि सिंगल स्टॉक को कैसे फिल्टर आउट करना है। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक, यही आज देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। फर्स्ट, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि कंपनी का बेसिक ग्रोथ मॉडल क्या है, ये पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे, टिकर टेप पे ही गए हैं हम लोग और सर्च में स्टॉक का नेम राइट किया है। टिकर टेप पे ही ये सर्च कर पाओगे आप। आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको कंपनी का नेम राइट करना है। फर्स्ट, ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे काम करती है? एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये इसका बेसिक ग्रोथ मॉडल है। ये इस कंपनी का बेसिक ग्रोथ मॉडल है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। उसके बाद कंपनी क्या है? लार्ज कैप की कंपनी है। रिस्क कितना है? रिस्क लो है, मतलब इसमें वोलेटिलिटी कम है। ओके, इतना क्लियर है प्रशांत सर? उसके बाद इसका पी रेशो, सब लोग कहते हो ना पी रेशो कम होना चाहिए, इसका कितना है? टीटीएम का मीनिंग होता है, याद रखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ। टीटीएम का मीनिंग होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब इस ईयर के लिए रिलायंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है? 24.76 चल रहा है, मतलब ये भी ग्रोथ वाली कंपनी है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी कंपनी ग्रोथ वाली होती है उसका पी रेशियो हमेशा अच्छा रहता है। और आप और भी एक चीज देख सकते हो, ये देखिए, इन्वेस्टर्स कितने परसेंट रेटिंग देते हैं रिलायंस को? 81% की। लेकिन हमें इनकी रेटिंग नहीं देखनी है, हम लोग अपना एनालिसिस खुद करेंगे। अब रिलायंस के पीयर्स मतलब एक ही सेक्टर में काम करने वाली अलग अलग कंपनी। हमारे भी पीयर्स रहते हैं ना, हमारे साथ काम करने वाले लोग, दैट इज पीयर्स होते हैं। वैसे ही रिलायंस के साथ एक ही सेक्टर में काम करने वाली ये अलग अलग कंपनीज है। रिलायंस की पीयर्स कौन है? आईओसीएल, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये रिलायंस के पीयर्स है। तो इनमें आपको क्या देखना चाहिए? इसमें आपको देखना है किसका पी रेशो अच्छा है। इन पीयर्स में आपको देखना है सबसे पी रेशो अच्छा किसका है। रिलायंस का ही अच्छा है इसमें तो, राइट। इनमें तो रिलायंस का ही अच्छा है, उसके बाद इसका नंबर आता है बीपीसीएल का। यही तो कंपनीज बढ़ती है। आईओसीएल उसी रेंज पे रहता है, एचपीसीएल आपका उसी रेंज पे रहता है हमेशा के लिए। अब उसके बाद ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि पीएस को हमें पी रेशो के लिए देखना है। उसके बाद रिवेन्यू ग्रोथ, ये आपको सेल्स ग्रोथ कहाँ से पता चल जाती है? ये देखिए, रिलायंस का रिवेन्यू ग्रोथ ये तो बढ़ रहा है, राइट। सिर्फ कोविड के ईयर में ये डाउन था, लेकिन कोविड के ईयर में तो सबका डाउन था, तो हम लोग इसे एक्सेप्शन लेंगे कि ये तो कोविड के ईयर में सबका डाउन ही था रिवेन्यू। ये देखिए, ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ हो रही है, इसकी रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी हमेशा ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। जो ग्रीन कॉलम है दैट इज द प्रॉफिट ग्रोथ है, और आपके जो ये ब्लू है दैट इज रिवेन्यू ग्रोथ है। मतलब सेल्स से पूरा रिवेन्यू कितना आ रहा है, सेल्स ग्रोथ कितनी है, और उसमें से कंपनी को प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये आपको यहाँ से प्रॉफिट्स में पता चल जाता है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाइए, और डिटेल में जाना है तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें पता चल जाती है। ये देखिए, टोटल कंपनीज के ऊपर कितने कर्जे हैं, मतलब लायबिलिटीज, कंपनी के खर्चे कितने हैं, कंपनीज के असेट्स कितने हैं, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। आपको जाना है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में इनके,
इनकम स्टेटमेंट में जाने के बाद ये देखिए टोटल रिवेन्यू कंपनी का, ये हमेशा ऐसे ग्रोथ में होना चाहिए। ये देखिए हर साल ग्रो हो रहा है, राइट, हर साल ग्रो हो रहा है। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, इस ईयर का डाटा है। ये रिलायंस का अभी का करंट डाटा है, दैट इज टीटीएम। ओके, और इसका हमें क्या देखना है, अर्निंग पर शेयर। इतने दिन से सुनते आ रहे हो ना, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे पता चल जाता है। अभी के लिए रिलायंस का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ में है। फर्स्ट 2020 में कितना था, 63 रुपीज था, उसके बाद 74 रुपीज, उसके बाद 89 रुपीज, 98 रुपीज, मतलब इनका अर्निंग पर शेयर ऊपर जा रहा है। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर होता है, ये भी ग्रोथ में है। ये देखिए 7 रुपीज, लास्ट ईयर इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन इस साल दे रहे हैं, दैट इज 8 रुपीज का डिविडेंड है पर स्टॉक। ओके, तो ये आपको यहाँ से इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है। और एक चीज लिख लीजिए, कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो होता है, ये आपको उनके बैलेंस शीट में ही पता चल जाता है। जिस कंपनी पे के पास अगर कैश फ्लो अच्छा होता है तो वो कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करती है, ऐसा माना जाता है मार्केट में। अब ये कैश फ्लो कब आता है काम, ये इमरजेंसी में काम आता है। ये हमेशा आपको इमरजेंसी में काम आता है, आपकी कंपनीज का कैश फ्लो। तो ये हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है। ये लास्ट वाला कॉलम ही देखना है इसमें, बाकी चीजें नहीं देखनी है आपको। इस ईयर के लिए कंपनी के पास अभी के लिए 10,000 करोड़ का कैश फ्लो है, लेकिन लास्ट ईयर इनके पास कैश फ्लो नहीं था। माइनस मतलब नहीं था, या फिर इनके ऊपर डेब्ट था। ओके, ये आपको बताता है। लेकिन 2020 और 2022 में इनके पास कैश फ्लो था, मतलब इमरजेंसी में यूज करने के लिए इनके पास फंड्स थे। ओके, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आता है होल्डिंग्स का पार्ट। ये देखिए हमें देखने हैं होल्डिंग्स, जो पढ़े थे ना होल्डिंग्स, ये देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स होते हैं। अब ये जो होल्डिंग्स है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिलायंस में प्रोमोटर्स को कितना होल्डिंग पार्ट दिया है, 49% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में टोटल आपका 49% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। अब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अब शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पे ये वाले पार्ट में, और यहाँ पे कॉलम में क्लिक कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, लेकिन इतना चेंज नहीं है, 1 या 2% का चेंज चलेगा, क्योंकि प्रोमोटर को भी कभी कभी लगता है ना अपने प्रॉफिट्स लेके जाए थोड़े बहुत, तो 1 या 2% का चेंज है तो चलेगा, लेकिन सडनली 7-8% से आपका प्रोमोटर होल्डिंग नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक रेड फ्लैग भी दिया है कि इनका प्रोमोटर होल्डिंग 1.64% से डाउन गया है। यहाँ पे रेड फ्लैग भी दिया है कि ये इसके लिए निगेटिव है। इस कंपनी के लिए निगेटिव चीज क्या है, इनका प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 1.6% का, यहाँ पे 1.46% का चेंज आया है इनकी प्रोमोटर होल्डिंग में। सेकेंड, ये देखिए सेकंड कौन होते हैं, एफआईएस। रिलायंस में तो एफआईएस बहुत सारे, ये देखिए एफआईएस का होल्डिंग क्या कर रहा है, इनका भी एफआईएस तो सारे कंपनीज में इस साल निगेटिव है, मतलब थोड़ा सा रैली नीचे का ही है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए एफआईएस और प्रोमोटर्स में। 1 या 2% के चेंजेस हमें चलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब आपके 7-8% के चेंजेस नहीं चाहिए। जब भी आप एफआईएस की होल्डिंग देखते हो, आपको क्या करना है, होल्डिंग हिस्ट्री में जाना है, और यहाँ पे क्वार्टरली आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड वाले देखिए, जिनके पास रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे बढ़ रहा है। जिस दिन म्यूचुअल फंड वालों ने निकाल दिया बुरी हालत होगी, इसलिए ये देखिए ये म्यूचुअल फंड वालों का इन्वेस्टमेंट है जो इंक्रीज हो रहा है। ये अच्छा भी उतना ही है, बुरा भी उतना ही है। अच्छा किस केस में है, अगर ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर इन्होंने अपने होल्डिंग से अगर अपने स्टॉक्स को निकाल दिया तो ये अच्छा नहीं होता है। जब भी आप यहाँ पे देखते हो आपकी एफआईएस की होल्डिंग, ओके, तो उसके बाद ये देखिए डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें कितने हैं, 9.5% के हैं। ये भी तो ग्रोथ में है, ये भी ग्रोथ में है, म्यूचुअल फंड वाले। और आपकी डीआईएस रिलायंस इंडस्ट्री में ग्रोथ में है, एफआईएस में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पे। ओके, और लास्ट रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम सब लोग, ये भी बढ़ रहा है रिलायंस में। अभी स्टॉक सस्ता है ना रिलायंस का, तो ये भी बढ़ रहा है, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। आपको होल्डिंग्स कहाँ पे चेक करनी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आपको किसी भी स्टॉक की अगर होल्डिंग चेक करनी है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की अभी हम लोग दिख रहे थे कि होल्डिंग्स कैसे चेक करनी है। आप जब टिकर टेक पे आओगे, लास्ट फाइनेंशियल ट्रेंड के बाद यहाँ पे होल्डिंग का पार्ट आता है।
तो हमें यहाँ पे जाके होल्डिंग चेक करनी है। आप यहाँ पे डिटेल होल्डिंग्स में जाते हो तो ये सारा डाटा मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे और एक चीज देखिए, अगर आपको कभी भी यहाँ पे ऐसे रेड फ्लैग दिखते हैं तो हमेशा उसे पढ़िए, क्योंकि रेड फ्लैग मतलब उस कंपनी में कुछ तो निगेटिव है, ये आपको रेड फ्लैग बताता है। अब उसके बाद मैंने जो एएसएम और जीएसएम लिस्ट का आपको बताया था, ये यहाँ पे पता चल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे रेड फ्लैग्स में जाना है आपको, यहाँ से पता चलेगा कि कंपनी एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट में है या नहीं। एएसएम लिस्ट मतलब स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाला है। सेकंड, जीएसएम लिस्ट तो लेनी ही नहीं है हमें, जीएसएम लिस्ट वाले मतलब इलिक्विड स्टॉक होते हैं। थर्ड, प्रोमोटर प्लेजिंग, वो स्टॉक्स में प्रमोटर ने कहीं अपने स्टॉक्स गिरवी तो नहीं रखे, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है, दैट इज प्रोमोटर प्लेजिंग में। अब देखिए, मैं आपको और एक चीज दिखा देती हूँ। अदानी, चलिए, चलो ये देखिए, ये भाई साहब इतने दिन तक एएसएम लिस्ट में थे, अब निकल चुके हैं। ये देखिए, आई थिंक इनसफिशियंट डाटा आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो ये डाटा प्रोवाइड नहीं है। ये देखिए, प्रोमोटर ने क्या किया है, प्लेज किए हैं अपने स्टॉक, इनके प्रोमोटर ने प्लेज किए हैं, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में है स्टॉक, तो इनको इन्हें हमें नहीं देखना है। मैं आपको दूसरा कोई दिखा देती हूँ। ये देखिए, एएसएम लिस्ट में है स्टॉक, ग्रीन फ्लैग मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी एएसएम लिस्ट में है, जीएसएम लिस्ट में भी डाला गया है, तो हमेशा ऐसे स्टॉक को नहीं लेना है जो एएसएम और जीएसएम लिस्ट में है। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि ये एएसएम और जीएसएम लिस्ट एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे कैसे देखना है। ओके, चलिए, आपको क्या करना है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ओके, आप जब भी एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट चाहिए तो आपके पास एक लिस्ट बना के रखिए, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते। आप यहाँ पे एएसएम लिस्ट सर्च करते हो तो यहाँ पे डाटा मिल जाता है। ये देखिए, एडिशनल सर्विलियंस मेजर इन कंटेंट, स्टॉक कब एएसएम लिस्ट में डाला जाता है, ये देखिए, कंपनी में हाई लो पे वेरिएशन आ जाता है, राइट, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन होता है, या फिर आपका वॉल्यूम वेरिएशन आता है। जो मैंने प्राइस और वॉल्यूम का वेरिएशन बताया था, मतलब ऑपरेटर हैंडल हो रहे स्टॉक, और आपका स्टॉक अगर पंप एंड डंप के गेम में आ रहा है तो वो स्टॉक आपको बताने के लिए एनएससी इंडिया क्या करता है, एएसएम लिस्ट में डाल देता है। ये देखिए, एएसएम लिस्ट का अगर आपको स्टॉक का लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये सारे स्टॉक जो है, ये देखिए, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, सारे एएसएम लिस्ट में है। ये सारे स्टॉक जो है एएसएम लिस्ट के हैं। इसके लिए क्या करना है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट वाले स्टॉक। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, एटीजीएल, बीसीजी, तो ऐसे स्टॉक्स को अगर ले रहे हो तो आपको काफी छोटे पीरियड के लेना है, एएसएम लिस्ट वाले स्टॉक, वही जीएसएम लिस्ट वाले स्टॉक। सेकंड, हम लोगों ने देखा था कि जीएसएम लिस्ट क्या होता है, राइट। जीएसएम लिस्ट में स्टॉक कब डाला जाएगा, ये देखिए, अगर यहाँ पे आपका ट्रेड कैटेगरी में नहीं आता है स्टॉक, ट्रेड कैटेगरी मतलब डेली उसमें मोमेंटम नहीं होता है, ऐसे स्टॉक्स, उसके बाद आपका कोई भी स्टॉक में प्राइस फ्रीजिंग हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे आपकी जीएसएम लिस्ट में डाला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज है, आपको ये पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक यही होता है कि सिक्योरिटीज को तभी डाला जाता है जीएसएम लिस्ट में अगर वो कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम में है या फिर उसमें लिक्विडिटी नहीं है। ये देखिए, ये सारे स्टॉक है जो जीएसएम लिस्ट में है अभी के लिए, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें बाय नहीं करना है जो जीएसएम लिस्ट में है, हमें उसकी स्टेजेस नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ देखना है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। ओके, अगर ये होंगे तो क्या करना पड़ेगा, मंथली ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, मंथली ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, एनएससी के इंडिया की वेबसाइट से आपको वहां पे स्टॉक बेचना पड़ेगा। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लिस्ट मिल जाते हैं आपको एएसएम और जीएसएम लिस्ट के। चलिए, क्लियर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खत्म। ओके, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप